अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? चलिए आज हम पढ़ते हैं 11th क्लास में कंपनी और पार्टनरशिप में क्या अंतर होते हैं। ठीक है, तो डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। तो जब भी डिफरेंसेस की बात आएगी, आप पहले वहां पे बेसिस ऑफ डिफरेंसेस हेडिंग डालोगे, उसके बाद आप कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंसेस बताओगे। फर्स्ट क्या था? एक्ट। देखो, जब भी कंपनी स्टैब्लिश की जाती है तो वहां पे इंडियन कंपनी एक्ट कौन सा वर्क करता है? 2013। पहले ये 1956 था, लेकिन नया कौन सा आया? 2013। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932। बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एक्ट, सभी बच्चों को याद होना चाहिए। फॉर्मेशन, जब कंपनी की स्थापना की जाती है तो इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कहाँ कराया जाता है? इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। यानी एक तरह से ये वैधानिक है, लॉ के अंडर इसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। ठीक है, तब इसकी स्थापना होती है। लेकिन जब पार्टनरशिप स्टार्ट की जाती है तो पार्टनर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। रजिस्ट्रेशन कराएं या ना कराएं ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। थर्ड पॉइंट कहता है आपका रजिस्ट्रेशन। ये इसेंशियल होता है, यानी जरूरी होता है, और पार्टनरशिप में ये जरूरी नहीं होता। आगे नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स कंपनी में क्या कहता है कि अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम आपके 7 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है, लेकिन यदि प्राइवेट कंपनी है तो वहां मिनिमम कितने मेंबर्स होंगे? 2 और मैक्सिमम 200। क्लियर? एक्स पर कंपनी एक्ट 2013 लिमिटेड, ये कंपनी के बारे में आपको याद रखना है। साथ ही साथ पार्टनरशिप में कितने मेंबर्स होते हैं? मिनिमम होते हैं 2 और मैक्सिमम 50। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला। नंबर ऑफ मेंबर्स। कंपनी 2 टाइप्स की होती है, पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, इनके मेंबर्स आपको लर्न करने हैं। लायबिलिटी होती है जिम्मेदारी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं, कंपनी में जो मेंबर्स हैं, उनकी जो लिमिटेड होती है लायबिलिटी, लेकिन जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, लिमिटेड का मतलब शेयर होल्डर ने जितना पैसा कंपनी में लगाया है तो लॉस होने की सिचुएशन में वो सिर्फ वहीं तक लायबल है जितना पैसा उन्होंने शेयर्स में लगाया है। लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप अगर लॉस होता है तो लॉस की भरपाई उन्हें अनलिमिटेड होती है, अपनी प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसा लाके करनी होगी। लास्ट पॉइंट है आपका सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी मतलब उनका अस्तित्व मतलब जैसे मालिक और कंपनी दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं। तो यहाँ पे देखिए, कंपनी के अंदर जो ओनर है, ओनर कौन है बेटा? शेयर होल्डर, जिन्होंने कंपनी में शेयर्स खरीदे हुए हैं। ठीक है, उनका जो एग्जिस्टेंस है, माने उनका अस्तित्व है, वो सेपरेट होता है, अलग होता है कंपनी से। क्लियर? क्योंकि इसमें कंपनी में क्या होता है कि मेंबर्स आए जाए, कंपनी चलती रहती है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और इसका एक अलग ही अपना लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट कॉन्सेप्ट होता है। और इसके जो मेंबर्स हैं उनका कंपनी पे मतलब उनके दिवालिया होने का, उनकी डेथ का कोई असर नहीं होता, कंपनी सालों साल चलती रहेगी। यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप क्या कहती है? नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर। पार्टनरशिप में इसके जो मेंबर हैं उनका अस्तित्व पार्टनरशिप से अलग नहीं होता, दोनों एक ही माने जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका डिफरेंसेस कंपनी एंड पार्टनरशिप। क्लियर? चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, प्राइवेट कौन सी होती है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। कितने टाइप्स की बच्चा? 2 टाइप्स की। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या कहती है? कंपनी एक्ट कौन सा यहाँ पे वर्क करेगा? 2013। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार सेक्शन 268। ठीक है, सेक्शन 2 और सब सेक्शन क्या है? 68। इसके अनुसार प्राइवेट कंपनी स्टैब्लिश होती है और इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी इसके बारे में जो जानकारी मिलेगी कि इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो मैं यहाँ आपको बताती हूँ। पहले प्राइवेट की बात करते हैं। कहता है कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर ऑफ ट्रांसफर शेयर्स, कि यहाँ पे अगर कोई है
तो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंध है, यानी मना है। आप अपने शेयर्स को यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। किसमें? प्राइवेट कंपनी में। और इसके मेंबर ये अगर 2 और 200 से ज्यादा हो जाते हैं तो भी ये प्राइवेट कंपनी, इसके मेंबर्स की अगर लिमिट बढ़ जाती है या घट जाती है तो भी एक प्राइवेट कंपनी अपने नियमों का उल्लंघन करेगी, तो ये पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। इनमें से कोई भी शर्त का उल्लंघन हुआ या शर्त पूरी नहीं हुई तो ये प्राइवेट कंपनी किसमें ट्रांसफर हो जाएगी? पब्लिक में। ठीक है। तो ये शर्त क्या कहती है आगे? बैन ऑन इन्विटेशन द पब्लिक सब्सक्राइब इट्स शेयर्स, डिबेंचर और पब्लिक डिपॉजिट। कि यहाँ पे ना तो पब्लिक को इनवाइट किया जाता है शेयर्स के लिए, ना डिबेंचर्स के लिए, ना ही पब्लिक डिपॉजिट। यहाँ पे पब्लिक को, जो जनता है, उसका जो पैसा शेयर्स में, डिबेंचर्स में या पब्लिक डिपॉजिट में नहीं लगवाया जाता। किसमें? प्राइवेट कंपनी में। और इसमें जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है वो 1 लाख रुपए तक होती है। और ये टाइम टू टाइम बेटा चेंज भी होती रहती है। ठीक है। तो ये अगर 5 कंडीशंस हैं, ठीक है, 4-5 कंडीशंस जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, अगर इनमें से एक भी ब्रेक होती है, एक भी टूटती है, तो प्राइवेट कंपनी आपकी पब्लिक में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। तो पब्लिक कंपनी के बारे में अब हम बात करेंगे। पब्लिक कंपनी, यहाँ पे देखिए जरा सेक्शन चेंज है। पब्लिक कंपनी में सेक्शन क्या है? सेक्शन 271, यानी सब सेक्शन कौन सा? 71। 1 नंबर में कई बार एमसीक्यूज में इनके सेक्शन पूछे जाते हैं, लेकिन एक्ट यहाँ भी बेटा 2013 ही आएगा। ठीक है। क्या कहता है? पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? जो प्राइवेट नहीं होती, विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी। ठीक है। अब यहाँ पे जो पब्लिक कंपनी है उसको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जितने भी शेयर्स अपने मेंबर चाहे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। देखो, प्राइवेट में रेस्ट्रिक्शंस था, लेकिन पब्लिक में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है। यहाँ पे नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ इट्स मेंबर, यानी कम से कम तो यहाँ 7 होते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ मेंबर्स पे भी लिमिट थी 2 से 200 तक। ठीक है। आगे देखिए, नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन इट्स इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स पब्लिक डिपॉजिट। यहाँ पे पब्लिक को कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे वो शेयर्स में पैसा लगाए, चाहे डिबेंचर्स में लगाए, चाहे वो पब्लिक डिपॉजिट में पैसा लगाए। किसमें? पब्लिक कंपनी में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता, लेकिन प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शंस होता है। ठीक है। बैन का मतलब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस ही होता है, प्रतिबंध, मना कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए पब्लिक कंपनी में यहाँ पे देखिए पैसा कितना लगा सकते हो? मिनिमम जो पेड अप कैपिटल है आप, वो कितनी है? 5 लाख तक। कितनी है पेड अप कैपिटल? और ये भी बेटा टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ठीक है। अब एक पॉइंट और बताऊंगी, थोड़ा सा ध्यान देना। जब आप प्राइवेट कंपनी में हो तो कंपनी के पीछे क्या लगाओगे? प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। पार्ले कंपनी, जैसे पार्ले प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, प्राइवेट कंपनी में ये आ जाएगा। यामामोटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इस तरह से। और जब आप पब्लिक कंपनी में हो तो पब्लिक कंपनी में कौन सा वर्ड यूज करोगे? लिमिटेड वर्ड। कौन सा? लिमिटेड वर्ड, कंपनी के नाम के बाद। यहाँ पे आपको प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखना है, क्योंकि प्राइवेट कहाँ लिखना था आपको? प्राइवेट लिमिटेड में। और पब्लिक लिमिटेड में क्या लिखोगे? सिर्फ लिमिटेड, ओनली लिमिटेड पब्लिक कंपनी में आप वर्ड यूज करोगे। क्लियर? तो ये आपका प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिफरेंसेस भी है और ये इनकी डिटेल्स भी है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। बेटा अब एग्जाम में एमसीक्यूज में ना आपके पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के नाम दिए होते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है नाम देने के बाद क्वेश्चन में कि बताइए ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक। इसलिए मैंने आपके लिए सभी के नाम लिख दिए हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स बना लें, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। लिस्ट ऑफ सम प्राइवेट कंपनीज इन द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। जो प्राइवेट सेक्टर है आपके इंडिया में, उनकी कुछ कंपनियों के नाम हैं, आप एक बार याद कर लें। ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड, कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्रोमोस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, डेस्टिक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड,
कार्विक कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड, चिराग एग्री वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, पार्ले प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, वीके ग्लोबल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड और यामा मोटर सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 10 कंपनी के नाम हैं, ये सभी प्राइवेट हैं आपके इंडिया के अंदर। अब इनके अलावा 10 ये याद कर लेना, ट्रिक है छोटी सी कि आप ये 10 याद कर लोगे, उसके बाद कोई भी नाम हो तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पब्लिक कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, इस तरह से आपको ये 10 ही याद रखने, 10 के अलावा जो भी है वो क्या है आपका प्राइवेट कंपनी इन इंडिया। 11th के सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। ठीक है, अब देखो पब्लिक कंपनी कौन कौन सी है, अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, कैनरा बैंक, डिश टीवी, डीएलएफ, एडुकॉम, गीतांजलि जेम्स, जीएमआर इंफ्रा, एचडीएफसी बैंक, हीरो मोटर कॉर्प, हल, इन्फोसिस कंप्यूटर की आपने सुना होगा ये कंपनी, आईटीसी, जेट एयरवेज, जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एलआईसी हाउसिंग, एमआरएफ, एनडीटीवी, एनटीपीसी, ऑयल इंडिया, ओएनजीएल, पेंटालून, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड। तो बच्चों आपको एक बार ये जरूर पढ़ना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी इंडिया में कंपनी है और पब्लिक में कौन कौन सी। मैंने आपके लिए सभी चीजें एक जगह पे लिख दी है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हेलो बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं 1% कंपनी। ये कंपनी से कैसे अलग होती है, कैसे वर्क करती है, कैसे रजिस्टर्ड हुई, इसके बारे में अब हम जानेंगे। 1% कंपनी ये एक ऑर्डिनरी कंपनी भी कहलाती है और इसमें 1 मेंबर होता है एज अ ओनर। ठीक है, एज अ मेंबर, एज अ ओनर, या आप ये कह सकते हो 1% कंपनी है, वही डायरेक्टर है, वही शेयर होल्डर है। ठीक है, एक अकेला ही व्यक्ति है जो इसे चला रहा है। अब कंपनी 1956 के अनुसार, ठीक है, इसमें कोई प्रोविजन ही नहीं था कि कोई ओपीसी आए। ओपीसी मतलब 1% कंपनी। तो अब इसके लिए क्या किया गया, तो कंपनी बिल जो था 2012 में पास किया लोकसभा में, और उसमें कहा कि आप 1% कंपनी ओपन कर सकते हो। कब से स्टार्ट हुआ ये, 2012 से, ओपीसी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आ जाती है सेक्शन 2(1) जेजेके के अकॉर्डिंग 1% कंपनी क्या है, मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर, जिसमें एक अकेला ही व्यक्ति है जो एज अ मेंबर वर्क कर रहा है। ठीक है, और ये आपका जो बिल था ये बन चुका था 2009 में, लेकिन पास कब हुआ, 2012 में। ठीक है, कॉजेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी, क्या कारण रहे कि आपको 1% कंपनी की जरूरत पड़ी। देखिए, इसके 2 रीजन रहे, मेकिंग द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्या होता था, जो आपका एकल स्वामित्व था, यानी जो आपका सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट था, या जिसमें आपने पढ़ा था ना कि एक ही पर्सन ओनर होता था, वहां पे क्या होता था, वो रजिस्टर्ड नहीं था। ठीक है, तो रजिस्टर्ड ना होने की वजह से लोग उससे जुड़ नहीं पाते थे, उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड था, उसे आसानी से पैसा नहीं मिलता था, लोन नहीं मिलता था, जिसके लिए अब यहाँ पे 1% कंपनी आई। ठीक है, 1% कंपनी रजिस्टर्ड है कानून के अनुसार, ठीक है, 2012 के अनुसार। तो इसके थ्रू लोगों को उस पर विश्वास हुआ और जो 1% कंपनी का ओनर है उसे आसानी से विश्वास के कारण लोन मिलना शुरू हो गया। क्लियर। दूसरा बेटा, स्टॉपिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी बाय रॉन्ग मीन्स, ये कहता है कि जो पहले पार्टनरशिप में आपने देखा कि 2% ही पार्टनरशिप को चला सकते हैं, तो क्या होता था कि 1% जो ओनर है वो दूसरे व्यक्ति को पार्टनर तो बना लेता था, लेकिन 1 या 2% की पार्टनरशिप देता था, जिससे वो सिर्फ एक फेक पार्टनरशिप शो होती थी। चला वो अकेला ही रहा है, मालिक वही अकेला पर्सन है। तो इन गलत चीजों को रोकने के लिए ओपीसी क्रिएट की गई। ओपीसी में अब यहाँ पे दूसरे पर्सन की आपको जरूरत नहीं है, आपको कोई फेक पार्टनरशिप शो नहीं करनी, एक अकेला व्यक्ति ही कंपनी को रजिस्टर्ड करा के एज अ मेंबर, एज अ डायरेक्टर, एज अ शेयर होल्डर
खुद ही वो चला सकता है। ठीक है, तो ये दो कारण है जिनकी वजह से ओपीसी का निर्माण हुआ। अब हम बात करेंगे कि फॉर्मेशन ओपीसी, तो आपने क्या क्या प्रोसेस किया या ऐसे कैसे इसकी स्थापना की, इस बारे में हम बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी कहती है गिविंग सेपरेट नेम। भाई सबसे पहले तो आप एक कंपनी ओपन कर रहे हो तो आपको एक नाम देना पड़ेगा, तो आपको एक सेपरेट कंपनी का यहाँ पे नाम क्रिएट करना होगा, नाम देना होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉमिनी, नॉमिनी होता है बेटा वारिस। तो यहाँ पे आपको जब कंपनी आप फॉर्मेट करते हो, फॉर्मेशन होता है यानी स्टार्ट कर रहे हो कंपनी, तो आपको अपनी वसीयत, जैसे होता है ना वसीयत में आपके मरने के बाद कौन उत्तराधिकारी होगा, उसी प्रकार आपकी कंपनी के लिए भी नॉमिनी का भी नाम देना पड़ता है। ठीक है, आगे कहता है बेयरिंग ओपीसी विद द नेम। तो यहाँ पे ओपीसी में आपको अपने हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। कहाँ पे? जब आप रजिस्ट्रार के पास जाते हो ना, तो वहां पे आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के साथ साथ अपनी भी सहमति देनी पड़ती है कि मैं सभी नियमों का पालन करते हुए ओपीसी को रजिस्टर्ड करा रहा हूँ। ठीक है, आगे कहता है कि डिपोजिटिंग डॉक्यूमेंट्स, और आपको जब आप ओपीसी को स्थापना कर रहे हो, स्थापित कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करने पड़ते हैं। आपका एड्रेस, ठीक है, आपके जो कंपनी के गोल क्या हैं, आप किस तरह से काम करोगे, आपकी पूरी डिटेल एक तरह से रजिस्ट्रार के पास जाती है। सभी डॉक्यूमेंट्स, आपकी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये सारे मैं आगे वीडियो में बना दूंगी डिटेल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो आपको रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट दे देगा, और ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि आपकी कंपनी स्थापित हो गई है, जिसका आपको एक प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका ओपीसी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ ओपीसी। देखिए, जब आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप हमने डिस्कस की थी, अगर जिन्होंने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख ले प्लेलिस्ट में। तो वहां पे फीचर्स ऑफ जो सोल प्रोप्राइटरशिप थे, वहां पे उनकी कुछ कमियां भी थी। ठीक है, तो उनकी कमियों को, सोल प्रोप्राइटरशिप की कमियों को दूर करने के लिए ओपीसी रजिस्टर्ड कंपनी आई। तो आज हम इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फीचर्स कुछ कुछ मिलते होंगे, लेकिन थोड़े बहुत अंतर हैं, थोड़ा ध्यान दें। फीचर्स ऑफ ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी के फीचर्स क्या है? ओनली 1 पर्सन इज रिक्वायर्ड। इसको चलाने के लिए एक ही स्वामी, एक ही मालिक की आवश्यकता पड़ती है, यानी ओनर कितना होगा? 1, एक ही ओनर इसको चला सकता है। आगे हम बात करेंगे स्टेटस इक्वल टू अ प्राइवेट कंपनी। ये जो आपकी ओपीसी है, 1 पर्सन कंपनी, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह ही काम करती है। ठीक है, तो इसका स्टेटस प्राइवेट कंपनी की तरह ही माना जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी, नॉमिनी होता है बेटा कि जब कंपनी स्टार्ट हो जाती है तो उसी वक्त उसका नॉमिनी का नाम लिखवाया जाता है, कि अगर कंपनी का मालिक अचानक मर जाए, डेथ हो जाए, उस केस में उस कंपनी को आगे कौन चलाएगा। तो यहाँ नॉमिनी उस व्यक्ति का नाम है जो मालिक की मृत्यु के बाद, या मालिक का अस्वस्थ होने पर, या दिवालिया होने पर, या जब वो असमर्थ है कंपनी को चलाने पर, तब कंपनी को चलाएगा। तो ये पहले से ही उसकी एक तरह से जैसे वसीयत होती है ना, वसीयत में पहले ही वारिस का नाम लिख दिया जाता है, इसी तरह एक ओपीसी में नॉमिनी का नाम पहले ही अपॉइंट कर दिया जाता है, जिससे कि कंपनी चलती रहे। जॉइंट होल्डर, जॉइंट होल्डर क्या होता है बेटा, कि कंपनी में वैसे तो मालिक एक ही है, एक ही ओनर है, लेकिन अगर 2 लोगों ने शेयर्स लिए हुए हैं मिलकर इकट्ठे, ठीक है, मान लो कि 60 शेयर इसने लिए, 40 इसने, या 50 इसने, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इन दोनों ने मिलकर ये शेयर्स लिए हुए हैं, 60 इसने या 40 इसने या 50 इसने, तो भी आप इनको 2 व्यक्ति ना मानकर, 2 पर्सन ना मानकर 1 पर्सन में ही शेयर होल्डर, ज्वाइंट शेयर होल्डर कंसीडर करोगे, क्योंकि यहाँ पे ओपीसी का ये रूल है कि 1 पर्सन ही कंपनी का ओनर होगा। लिमिटेड लायबिलिटी, देखिए हमने जब सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था
तो वहां पे उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। अगर बिजनेस में नुकसान हो रहा था तो उसकी प्रॉपर्टी, जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसे भी बेचा जा रहा था या उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भरपाई करनी पड़ती थी, जो काफी रिस्की माना जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ओपीसी में रजिस्टर्ड कंपनी है और इसकी लायबिलिटी यानी ओनर की लायबिलिटी, मेंबर की लायबिलिटी उसके द्वारा बिजनेस में लगाए गए पैसे तक ही सीमित है। अगर बिजनेस में घाटा होता है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं लिया जाएगा, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी यहाँ पे सेफ है। इसे चाहे तो आप प्लस पॉइंट के रूप में देख सकते हो। स्पेशल वर्ड्स विद द नेम, कंपनी के पीछे स्पेशल वर्ड यानी 1% कंपनी आपको लिखना अनिवार्य होता है। नंबर ऑफ डायरेक्टर, देखिए नंबर ऑफ डायरेक्टर वैसे तो यहाँ पे एक ही होता है, एक ही मेंबर होता है, ठीक है, और एक ही डायरेक्टर यहाँ पे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम इसके नंबर 15 हो सकते हैं, ठीक है। अगर कंपनी बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ जाती है तो 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मीटिंग ऑफ डायरेक्टर, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर क्या कहता है कि यहाँ पे मीटिंग अनिवार्य नहीं है, क्योंकि एक अकेला ही पर्सन है तो वो जब चाहे अपनी मीटिंग अरेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम साल में 2 बार रखी जाएंगी और हर दोनों मीटिंग के बीच में कम से कम 90 दिन का गैप होना चाहिए। कितने डेज का? 90 डेज, यानी 3 मंथ्स का गैप जरूर होना चाहिए, ठीक है। और जो मीटिंग है, मीटिंग के जो पॉइंट्स हैं वो भी लिखे होने चाहिए। एक मिनट बुक होती है, जो जो हमने मीटिंग में डिस्कस किया वो लिख लिया जाता है और मेंबर्स के वहां पे साइन कर लिए जाते हैं विद डेट कि हमने किस डेट को मीटिंग की थी। एज अ प्रूफ हम उसे अपने पास रख लेते हैं। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन आपका कहता है कि कंपनी लगातार चलती रहे। इसके लिए अगर मालिक की डेथ हो जाती है बाई चांस तो नॉमिनी पहले ही अपॉइंट हो जाना चाहिए ताकि कंपनी बंद ना हो। परपेचुअल सक्सेशन एक कंपनी की कंटिन्यूटी को दर्शाता है कि मालिक चाहे बीमार हो या डेथ हो, उसका अगर नॉमिनी पहले ही अपॉइंट है, यहाँ मैंने बताया भी था, तो कंपनी आगे लगातार चलती रहेगी। सेपरेट लीगल एंटिटी कहता है कि कंपनी और उसका ऑनर दोनों ही अलग हैं। कंपनी अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, कोई भी मुकदमा या दावा लड़ सकती है, ठीक है। तो ये है इसकी फीचर्स ऑफ ओपीसी। क्लियर? आगे हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या होते हैं कि इसको चलाने के फायदे क्या होते हैं। एक ओपीसी कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मैंने यही बताया था आपको फीचर्स में कि प्लस पॉइंट यही है कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप आया तो उसमें यह था कि इसके ऑनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी लॉस होने की सिचुएशन में यूज कर ली जाती थी, तो भारी मात्रा में उसे नुकसान होता था। लेकिन उस रिस्क से बचने के लिए ओपीसी ये बेस्ट है। इसमें ऑनर यानी मालिक की संपत्ति, जो निजी संपत्ति है, वो नहीं लगती। यहाँ पे सिर्फ जितना पैसा बिजनेस में लगाया है वहीं तक उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। क्लियर? आगे हम बात करेंगे गुड अल्टरनेटिव ऑफ रिस्की सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए ये बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, वही पॉइंट इसमें कनेक्टेड है कि ये जो ओपीसी है एक सोल प्रोप्राइटरशिप से बेटर ऑप्शन है, अच्छा है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है, ठीक है। आगे पॉइंट है बेटा एंट्री इन एन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर। एंट्री इन एन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर क्या कहता है कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी वजह से लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाते। तो सोल प्रोप्राइटर्स जो मालिक है उसको आसानी से लोन नहीं मिल पाता था, लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन ये कंपनी ओपीसी रजिस्टर्ड होने के कारण यहाँ पे लोग इस पे विश्वास करते हैं और आसानी से लोन मिल जाता है, तो ये भी इसका प्लस पॉइंट है। सोल शेयर होल्डर, यहाँ पे एक अकेला ही मालिक है, वही अकेला सारे शेयर्स का मालिक है, अकेला ही शेयर होल्डर है, तो सोल शेयर होल्डर का गौरव यानी एक प्राउड उसे प्राप्त होता है। मोर लॉजिकल, देखिए ओपीसी कंपनी अगर आप पार्टनरशिप की तुलना में देखो तो भी ज्यादा ही लॉजिकल मानी जाती है। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि कई बार क्या होता है कि फेक पार्टनर शो कर दिया जाता है, क्योंकि 2 व्यक्ति अगर मिलकर पार्टनरशिप चला रहे, एक तो अकेला चला नहीं सकता, ऐसी सिचुएशन में से बेटर माना जाता है कि ये लॉजिकल है। 1% कंपनी, यहाँ एक ही ओनर है, एक ही डिसीजन ले रहा है, जल्दी आसानी से डिसीजन ले रहा है और
रजिस्टर्ड भी उसी के नाम से कंपनी है, तो ये मोर लॉजिकल कंपनी मानी जाती है। आगे बेटा हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओपीसी कि ओपीसी की कुछ कमियां भी हैं। ओपीसी की कमियों में हम बात करेंगे मोर फॉर्मेलिटीज, ठीक है। तो इसको जब मोर फॉर्मेलिटीज क्या कहती है, चलिए अब हम यहाँ पे आगे बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओपीसी। मोर फॉर्मेलिटीज का मतलब है यहाँ पे कि जब ओपीसी को आप स्टैब्लिश करते हो तो ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे ना वर्क करना पड़ता है उसको स्थापित करने के लिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंप्लीट करो, डॉक्यूमेंट सारे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, तो बहुत ज्यादा रजिस्टर्ड कराने में बहुत ज्यादा चीजें आपको करनी पड़ती है, ठीक है। तो ज्यादा ही फॉर्मेलिटीज है, ठीक है। तो ये एक इसकी सीमाएं भी हैं, आसानी से क्रिएट नहीं होती। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में मैंने बताया ना कि एक ही पर्सन था और वहां पे वो अपनी मर्जी से कंपनी चला रहा, रजिस्टर वगैरह कराने की आवश्यकता नहीं थी। तो उसके कंपैरिजन में यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्मेलिटीज ज्यादा है, रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, ठीक है। आगे है बेटा सेकंड पॉइंट आपका शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। वन पर्सन ही ऑफकोर्स कैपिटल भी उसकी लिमिटेड ही होगी, रिसोर्स भी उसके लिमिटेड ही होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे ये लिमिटेशन है। थर्ड है बेटा आपका अनबैलेंस डिसीजन। एक अकेला व्यक्ति कभी भी परफेक्ट नहीं होता, ऑलराउंडर नहीं होता, कोई ना कोई उसकी वीकनेस होती ही है। तो हर फील्ड में वो अच्छा नहीं है। मान लो मार्केटिंग में अच्छा है तो रिसर्च में अच्छा है, लेकिन हो सकता है प्रोडक्शन में अच्छा ना हो, सेल्स में अच्छा ना हो, तो इसीलिए उसका जो डिसीजंस हैं वो अनबैलेंस रहते हैं हमेशा। और कई बार वो ज्यादा सोचता है, अकेले ही किसी से डिस्कस नहीं कर पाता, तो निर्णय यानी डिसीजन लेने में देरी भी हो जाती है, ठीक है। तो ये आपकी लिमिटेशंस ऑफ ओपीसी है। यहाँ पे आपका मैंने ओपीसी पूरा कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।